आजम खान साहब, जो इस बार के जो नतीजे थे जिसका जिक्र आपने भी किया कि आपको भी लग रहा था कि सरकार बननी चाहिए और इसके लिए कोशिश भी पूरी की, ये कैसे, अगर इतनी इतनी बुरी अच्छा सवाल है आपका। कैसे इतना बड़ा बहुमत लेकर, इतना बड़ा मैंडेट लेकर एक पार्टी आ जाती है, और एक तरफ समाजवादी पार्टी, ठीक है इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल सीधी लड़ाई थी सपा और बीजेपी की, और तो अगर सब लड़ाई सीधी कहाँ थी जी, लड़ाई में तो बहुजन समाज पार्टी भी थी, कांग्रेस भी थी जी, समाजवादी पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी थी, 4 पार्टियां थी। जी, सीधी लड़ाई नहीं थी। सीधी लड़ाई तो अब है रामपुर में। जी, 4 पार्टियां थीं, लेकिन नतीजे आने के बाद पता चला कि बस 2 ही की लड़ाई थी। लेकिन फ़र्क यह है कि जीतने वालों से पूछता हूँ, भाई तुम जीते कैसे? जी, तो कहते हैं यार पता नहीं कैसे जीते। हारने वाले से पूछता हूँ तुम हारे कैसे? तो कहता है ये नहीं मालूम हारा क्यों है। तो क्या आप ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं? नहीं, जी, मैं तो जो जवाब मिला वो बता रहा हूँ आपको। यहाँ बिलासपुर की सीट पर जी, 12 बजे के बाद अनाउंसमेंट रोक दिया गया, और 2 ही जगह पर मुरादाबाद कमिश्नर साहब तशरीफ ले गए, जी, एक बिलासपुर और दूसरा शाहबाद। जी, वो दोनों सीटें हार गईं, एक 100 कुछ वोट से, एक ज़्यादा वोट से। तो मैं क्या कहूँ इससे ज़्यादा आपसे, या इससे ज़्यादा भी जानना चाहते हैं? बाहुबली हूँ मैं, माफिया हूँ मैं, क्रिमिनल हूँ मैं, अपराधी हूँ मैं। मेरे ऊपर तो 323 का मुकदमा भी कभी नहीं लिखा गया, लेकिन 2 महीने में वीरप्पन से भी ज़्यादा मुकदमे हो गए मेरे ऊपर। अब कुल कितने मुकदमे आजम खान साहब? गिनती नहीं है, पूरे परिवार को मिलाऊं तो कई सौ हैं, और अगर जो परिवार मेरा है, रामपुर का परिवार, उसे मिलाऊं तो कई हज़ार मुकदमे हैं। मुकदमे करने वालों का बड़ा दिल है, एक छोटे से आदमी पर। मैं जो बीजेपी के प्रत्याशी थे यहाँ पर, उनसे भी मिला इस बार जब चुनाव में यहाँ पर आया, तो उन्होंने कहा कि कोई और सवाल कर लीजिए जी, ना घटिया शख्स के बारे में मैं जवाब ठीक है, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। मैं बीजेपी की बात, बीजेपी की बात, दूसरा सवाल, हाँ बीजेपी की बात करें। बीजेपी वाले एक बात कहते थे, अक्सर कहते भी थे कि भाषणों में भी कहते थे, आपने भी सुना होगा कि जब इनकी सत्ता थी तो ये लोग भी सत्ता का दुरुपयोग करते थे। कोई बीजेपी वाले नहीं कह सकते जी, सिर्फ एक गंदे व्यक्ति के अलावा। जी, मुझे इतना समय ही नहीं था, कोई एक भाई बहन बीजेपी का मेरे यहाँ मेरे खिलाफ ना बयान दे सकते हैं, ना उनकी कोई शिकायत है। बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हाँ नवाब परिवार से ज़रूर मेरा नज़रियाती इख्तिलाफ रहा है उनके जुल्म की वजह से। जी, बाकी मैं सताने की ताकत ही नहीं रखता था। मैं तो लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत की ताकत रखता था। मैं तो ऐसे लोग जिनके करीब से भी आप नहीं गुजर सकते, इतनी बदबू पसीने की आती हो और इतने गंदे आपके कपड़े लगते हों, उन्हें सीने से चिपटा कर रखता था। इसलिए मैं 40, 42, 43 साल से यहाँ सियासत कर रहा हूँ और कामयाब सियासत कर रहा हूँ। आजम खान साहब, जब से जौहर विश्वविद्यालय मेरी किसी भाजपा के यहाँ वर्कर से ना कोई झगड़ा, ना लड़ाई, ना मुझे कोई शिकायत है। जी, लेकिन जब से आपने जौहर विश्वविद्यालय का सपना देखा और उसको हकीकत में भी तब्दील किया, ऐसा भी नहीं है, दिखता है, तो उस गुनाह की सजा मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि बीएसपी की सरकार थी उस वक्त भी बुलडोजर पहुंचा था यहाँ पर, मुझे चला भी था, दीवारें कुछ तोड़ी गई थी जी, मगर बस उसी हद तक रहा उनका। कोई मुकदमा हम पे झूठा कायम नहीं हुआ, और पता चला ये पूरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ ऐसा सुलूक हुआ हो। हाँ, मार देना था, मैंने कहा था कि उससे तो अच्छा है मुझे जिस तरह आपने मुन्ना बजरंगी को अंदर मार दिया, उसी तरह हमें भी मार दीजिए। आपने कभी या भी करेंगे, बात करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे इस विषय में या और किसी से बात करेंगे? डर लगता है। नहीं, मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुझसे तो कोई भी मिलने आ सकता है, मैं क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कहीं उनकी शान में गुस्ताखी हो गई तो क्या होगा? आप बचाने आएंगे? आप बचा लेंगे मुझे? प्रदेश के मुखिया से तो बात की जा सकती है कि इस तरह से गैर वाजिब मुकदमे अगर प्रशासन और शासन के लोग मिलकर अगर दर्ज कर रहे हैं
कोशिश करूँगा, हिम्मत करूँगा। कहीं ऐसा ना हो मिलने का एक मुकदमा और कायम हो जाए, उसमें तो ज़मानत भी मुश्किल हो जाएगी। आजम खान साहब, आखिर मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि अभी जो 24 में लोकसभा के चुनाव जो अभी होने वाले हैं, और रामपुर का ये चुनाव किसी तरह से किसी उस चुनाव का लिटमस टेस्ट है, वो बहुत दूर की बात है, उससे कोई मतलब नहीं इसका। तो ये देश में जो अभी एक तरह से इतना बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, तो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी या विपक्ष या कोई दूसरी ऐसी ताकत इस वक्त है जो उसको चुनौती दे सके? कांग्रेस के पास भी बहुत बड़ा मैंडेट था, ताश के पत्तों की तरह बिखर गए ना। लेकिन वो तब कोई लेकिन वो तब बिखरा, जैसे जब आपने बात की, जब जयप्रकाश नारायण थे, आजम खान जैसे लोग जेलों में गए, इमरजेंसी के वक्त भी गए। तो क्या पता, अभी किसको मालूम था जयप्रकाश जी का? क्या मालूम किसी बिस्तर पर कोई बूढ़ा आज भी जिंदा हो जाए, कुछ नहीं पता। और देखिए हालात तो अच्छे नहीं हैं, बेरोजगारी है, भूखमरी है, ना बराबरी है, ना इंसाफी है, हेट्रेड है, घृणा है। ये जो ज्ञानवापी और ये सब चल रहा है, इस पर क्या आप राय रखते हैं आजम खान साहब? कुछ नहीं, जो कानून काम करेगा। बाबरी मस्जिद के बारे में भी हमने यही कहा था कि अदालत जो भी फैसला करेगी हम उसे मानेंगे। मुसलमानों ने माना उसे, जबकि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये माना है कि यहाँ कभी मंदिर नहीं था, कभी नहीं तोड़ा गया। मस्जिद तोड़ी गई ये क्रिमिनल एक्ट था, लेकिन क्योंकि हिंदू समाज की आस्था है इसलिए मुसलमानों को यह छोड़ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम किया मुसलमानों ने। भाईचारे की बातें दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि भाई हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना बंद करिए, एक बड़ा स्टेटमेंट था उनका। भाईचारा, अब हम भाई का चारा तो बन गए हैं ना, भाई का चारा है, सब चारा तो जानते हैं आप उसका क्या अंजाम होता है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ हो रही है, उस पर विरोध हो रहा है, क्या ये विरोध गलत है आजम खान साहब? क्या पूछताछ जो ईडी कर रही है, क्योंकि ईडी में कितने, मेरी भी तो जांच हुई है। इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। तो अब जब मेरे जैसे फ़कीर से ये पूछा जा सकता है कि उसके कितने होटल हैं विदेशों में, कितनी कोठियां हैं विदेशों में, कितने बैंक बैलेंसेस हैं विदेशों में, तो मैं समझता हूँ ऐसे ही गुनहगार वो भी होंगे। यानी आप विरोध कर रहे हैं उस राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है, जैसे लगातार 3 दिन? नहीं, मैं विरोध करूंगा तो एक मुकदमा और लग जाएगा। आजम खान साहब, अब एक आखिरी सवाल मैं चाहूँगा, हम चलते चलते आप इस आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। सरकार कैसी चल रही है आजम खान साहब यहाँ यूपी में? था, मैं तो जेल में था, पता नहीं। ये पता है दाल का पानी मिलता था। आजम खान साहब, मैंने बहुत सारे सवाल आपसे पूछे, आपने जवाब भी दिया। अब आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप? कैमरा आपके सामने है, जो भी आप बिल्कुल आखिर में आपका फाइनल कमेंट हो, मैं चाहूंगा जरूर, जो मेरा सवाल नहीं हो लेकिन जो आप कहना चाहते हैं। कभी आग से आग नहीं बुझती, कभी सैलाब को पानी से नहीं रोका जा सकता, कभी नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता। आग बुझाने के लिए पानी चाहिए और नफरत को ख़त्म करने के लिए मोहब्बत चाहिए। बस इसी मोहब्बत की ज़रूरत है। अब पता नहीं मेरी ज़िंदगी में मुमकिन होगा या नहीं होगा, कितनी नस्लों को इंतज़ार करना होगा, लेकिन आज नहीं तो कल इस सवाल का जवाब यही है, कभी आग से आग नहीं बुझाई जा सकती। जी आजम खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद। और अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल आप रखिए। बहुत शुक्रिया जी। तो आजम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से तमाम बातें कही, लेकिन अपने खास अंदाज पर कई बातों को उन्होंने छायावादी तरीके से रखा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, उनका ये कहना है कि जो जनता के लिए काम करते आ रहे थे वो करते रहेंगे, चाहे विश्वविद्यालय की बात हो, क्योंकि वो छात्रों से जुड़ा हुआ मसला है। और साथ ही साथ उपचुनाव की जहां तक उन्होंने बात की, उन्होंने कहा अच्छे तरीके से उपचुनाव लड़ रहे हैं और बेहतर नतीजों की उम्मीद भी करते हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये भी कही कि जो समाजवादी कुनबे से कुछ लोग बाहर भी चले गए, दोबारा से उनको उस कुनबे में लाने की वो कोशिश करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।